हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पुनरावृत्ति करेंगे 13वें पाठ की क्षितिज गद्य खंड का पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो फिर इसमें वही मुख्य बिंदुओं पर चर्चा, क्योंकि मुख्य बिंदु यदि याद रहेंगे, मेन टॉपिक अगर आपको याद रहेंगे मुख्य बिंदु, तो उसके अंतर्गत क्या आना है वो याद हो जाता है। ठीक है, लेकिन पहले सुनना पड़ेगा। तो मुख्य बिंदु यहाँ पर इस पाठ के 6 मुख्य बिंदु हैं। पहला है फादर का स्नेहमय व्यक्तित्व। दूसरा है परिमल के सदस्य के रूप में। तीसरा फादर का पारिवारिक जीवन। फादर बुल के भारत में अपनत्व भरा व्यक्तित्व। फादर की मृत्यु और अंतिम संस्कार। तो आइए पहले मुख्य बिंदु की ओर हम बढ़ते हैं। पहला है फादर का स्नेहमय व्यक्तित्व। अब इसके अंतर्गत कौन सी बात याद रखनी है? देखिए कि फादर बुल्के की मृत्यु किससे हुई थी? फादर बुल्के की मृत्यु गैंग्रीन से हुई थी। और देखो, वे जीवन भर लोगों को स्नेह की मिठास बांटते रहे, फिर भी उन्हें गैंग्रीन हुआ, है ना। और हमेशा वो साधुओं जैसा सफ़ेद लंबा चोगा पहने रहते थे। उनकी बाहें और आंखें सदा गले लगने को आतुर लगती थी। तो लेखक ने जो स्वयं देखा था कि 35 सालों तक उनके इस स्नेह को उन्होंने महसूस भी किया था, और उन्हें याद करना करुण संगीत सा लगता है और देखना करुणा में स्नान करने जैसा। ठीक है। दूसरा है इसमें परिमल के सदस्य के रूप में। परिमल के सदस्य के रूप में तो फादर से बात करने पर मन में कर्म करने का संकल्प जागता था। पहले तो परिमल पता होना चाहिए कि परिमल क्या है। परिमल एक साहित्यिक संस्था है जिसमें गोष्ठियाँ होती हैं, विचार विमर्श होते थे, है ना। तो परिमल के सदस्य के रूप में तो यहाँ हम कहें तो फादर से बात करने पर मन में कर्म करने का संकल्प जागता था। और जिन दिनों लेखक इलाहाबाद में था तो फादर भी कहाँ थे? परिमल नामक संस्था के सदस्य थे। ठीक है। वे उस पारिवारिक स्नेह में बड़े सदस्य के समान थे। परिमल में उस पारिवारिक स्नेह में बड़े सदस्य के समान थे। वे गोष्ठियों में, विचार विमर्श में और हंसी मजाक में खुलकर भाग लेते थे। वे सबके पारिवारिक उत्सवों और संस्कारों में पुरोहित की भांति उपस्थित रहते थे। अब लेखक के पुत्र के मुख में पहली बार जो अन्न डाला था वो भी उन्होंने ही डाला था, और उनका वात्सल्य देवदारू सा ऊंचा था। अगला मुख्य बिंदु देखेंगे फादर का पारिवारिक जीवन। तो देखिए, फादर का पारिवारिक जीवन कैसा था? फादर प्रायः इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए दिख जाते थे। वे हमेशा प्यार और ममता से छलकते रहते थे। वैसे वो बेल्जियम के वासी थे। घर में उनके माँ, पिता, 2 भाई और एक बहन थी, ये याद रखना है। वे भारत को ही अपना देश मानने लगे थे। वैसे तो वो अपनी जन्मभूमि रेम्स चैपल को बहुत सुंदर मानते थे। उन्हें अपनी माँ से भी गहरा लगाव था, और अक्सर उनकी माँ की चिट्ठियाँ भी आया करती थी, और जो डॉक्टर रघुवंश को वो अपनी माँ की चिट्ठियाँ भी दिखाते थे। तो उनके मन में पिता और भाइयों के प्रति विशेष लगाव नहीं था, गहरा लगाव उनका उनकी माता के साथ था। अच्छा, भारत में बसने के बाद वे 2-3 बार ही बेल्जियम गए थे। सन्यासी बनने के प्रश्न पर भी वे इतना ही कहते थे कि वे प्रभु की इच्छा से सन्यासी बने हैं, क्योंकि देखो, उन्होंने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई जब कर रहे थे तो वो छोड़कर उन्होंने वो धर्मगुरु के पास गए थे सन्यासी बनने के लिए, और उन्होंने उनसे भारत में जाने की इच्छा रखी थी। भारत ही क्यों, ऐसा भी पूछा गया था, तो इस पर वे कुछ नहीं कहते, उन्हें सन्यासी बनाकर फिर भारत भेज दिया गया था।
फादर बुल्के भारत में, अब भारत में रहते हुए देखो उन्होंने कहाँ कहाँ और क्या किया। देखिए फादर बुल्के भारत में, तो आपको इसमें याद रखना है कि फादर बुल्के ने पहले 2 साल जीसेट संघ में पादरियों के धर्माचार की पढ़ाई की। फिर उन्होंने 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़े। फिर कलकत्ता से उन्होंने बीए, इलाहाबाद से एमए हिंदी किया। और इलाहाबाद के विद्वान जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में उन्होंने रामकथा, उत्पत्ति और विकास विषय पर उन्होंने शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था। और ब्लू बर्ड नामक नाटक का रूपांतरण भी उन्होंने किया नीलपंछी के नाम से। और इसके बाद वे रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गए थे। यहीं उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया। और 73 यानी 73 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। तो ये याद रखना है फादर बुल्के का भारत में उन्होंने कहाँ कहाँ क्या किया और कब उनका देहांत हुआ। अब अपनत्व भरा व्यक्तित्व, बिल्कुल, तो वो तो सबको अपना मानते ही थे, है ना। तो फादर बुल्के सन्यासी ज़रूर थे लेकिन रिश्ते बनाकर तोड़ते नहीं थे, ये उनकी खासियत थी। अच्छा, 10 साल बाद भी मिलने पर उनकी गंध महसूस होती थी। अच्छा, जब भी वे दिल्ली में आते थे तो लेखक से अवश्य मिलते थे। और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए भी बहुत व्यग्र रहते थे और इसके लिए वे मंचों पर अकाट्य तर्क भी देते थे। और वे हिंदी वालों को ही हिंदी की उपेक्षा करते देखकर झुंझलाते भी थे। अच्छा, फादर बुल्के हर दुख में साथ खड़े होते थे और उनके मुख से निकले सांत्वना के शब्द मन में गहरी शांति प्रदान करते थे। लेखक को अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु भी याद है जब फादर बुल्के ने उनको सांत्वना भरे शब्द कहे थे। तो अंतिम बिंदु इसका है फादर की मृत्यु और अंतिम संस्कार। तो देखिए कैसे उनकी मृत्यु हुई, कब हुई और उनके अंतिम संस्कार में कौन कौन मौजूद था। तो लेखक ने फादर को अंतिम बार जब देखा था तो वे कहाँ किस में थे, ताबूत में थे। उनके चेहरे पर बिखरी शांति स्थिर हो गई थी। 18 अगस्त 1982, 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे उनके शव को दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित निकलसन कब्रगाह में उतारा गया। कुछ पादरी, डॉक्टर रघुवंश का बेटा और उनके परिजन उन्हें धरती की गोद में सुलाने के लिए ले चले थे। अच्छा, जैनेन्द्र, विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार, निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, पादरी, डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश भी मौन उदासी में घिरे खड़े थे। मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार शुरू हुआ और रांची के जो फादर पास्कल तोयना ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी उन्हें नमन किया और देह कब्र में उतार दी गई। वहाँ उपस्थित सब लोग रो पड़े और फादर बुल्के फल फूल भरे छायादार पेड़ की भांति थे। उनका व्यक्तित्व दिव्य करुणा की चमक से लहलहाता था। आज भी उनकी याद यज्ञ की पवित्र आग की तरह महसूस होती है। तो ये थे मानवीय करुणा की दिव्य चमक यानी फादर कामिल बुल्के, है ना। तो ये थे उनके कुछ मुख्य बिंदु इस पाठ से संबंधित। तो आज का काम इतना कि आप इनको याद करें मुख्य बिंदुओं को और इसके अंतर्गत जो जो बातें गई हैं वो अपने जहन में उतार लीजिए। तभी प्रश्न उत्तर करेंगे हम अगले वीडियो में। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।